हेलो एंड वेलकम फ्रेंड। मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, मेरे साथ मौजूद हैं इंडिया से अभिषेक मिश्रा जी। बहुत ही आपको पता है कि समझदार और बहुत ही सुलझे हुए और बहुत ही प्यारे इंसान हैं। पीएचडी हैं, प्रोफेसर हैं और हमारे दोस्त भी हैं। वेलकम टू द शो अभिषेक जी। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, राम राम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आपने दोस्त कहा, ये तो मेरे लिए बहुत एजाज की बात है। थैंक यू मुजफ्फर भाई। आई ऑल्सो कंसिडर यू माई ब्रदर। थैंक यू सो मच। अच्छा सर, एक बहुत ही अफसोसनाक खबर है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तानी जो है ना, कुछ लोग जो है गैर कानूनी तरीके से मुल्क से बाहर जा रहे थे और उनकी कश्ती डूब जाने से अंदाजन 298 के करीब जो लोग हैं उनकी अमवात हो गई। तो हम आपसे जानेंगे, आप भी जर्मनी में रहे, आप काजाकिस्तान में भी रहे, वहाँ भी गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तानी पहुंचते होंगे। बल्कि इंडियन का तो मुझे पता नहीं कि इंडियन भी गैर कानूनी तरीके से जाते हैं या नहीं, लेकिन पाकिस्तानी जो है वो गैर कानूनी तरीके से हर मुल्क के अंदर यूरोप में कोशिश करते हैं जाने की। और अक्सर ये खबरें सुनते हैं कि कुछ लोग तो ऐसे के ईरान से जाते हुए रास्ते में मारे जाते हैं, उनको मार दिया जाता है। कुछ तुर्की जब पहुंचने से पहले मारे जाते हैं। इस तरह यानी यूनान जाते हैं या ग्रीस जाते हैं, उससे पहले पहले इनको बहुत सारे लोगों को रास्ते में मार दिया जाता है। कोई कंटेनर के अंदर दम घुटने से मर जाता है। आप कैसे देख रहे हैं ये सारी चीजें कि एक देखिए इंसानी जान का जाना एक अलमिया है सारा ये। इसको कैसे आप देख रहे हैं? आप वहाँ पर यूरोप में रहे हैं, इनको वहाँ भी मसाइल का सामना करना पड़ता होगा। पाकिस्तान से भी ये पैसे दे के जाते हैं। इसको कैसे, इसकी एक तो रोकथाम कैसे हो सकती है और इसकी वजूहत थोड़ी सी हमें बयान करें। सिर्फ पैसे के लिए बंदा अपनी जान तो नहीं खो देता, ये क्या वजह क्या है, क्यों आकर ये जाने पर मजबूर हो जाते हैं इस तरह लोग? देखिए, ये डिस्कस तो मैंने ना एक बार अपने प्रोफेसर से भी किया था पीएचडी के दौरान कि क्या इंडियंस भी जर्मनी में आते हैं। एंड थैंक गॉड, ऐसी उन्होंने कहा नहीं, इंडियंस नहीं आते हैं। लेकिन बहुत सी कंट्रीज के लोग यूरोप में आने की कोशिश करते हैं। और ग्रीस जो है मेडिटेरेनियन की वजह से वो एक तुर्की और ग्रीस एक तरीके से गेटवे है यूरोप में आने का। अगर आपको याद होगा तो जब सीरियन क्राइसिस हुआ तो बहुत सारे रिफ्यूजीज जब यूरोप की तरफ भागे थे, तो टर्की ने बाकायदा यूरोप से पैसे लिए थे कि अगर आप चाहते हैं कि ये सीरियन रिफ्यूजी का फ्लड आपके यहाँ नहीं आए, तो आपको हमें पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि हम इनको यूरोपियन बॉर्डर पे रोकेंगे। एंड यूरोपियंस डिड पे फॉर दैट मनी। और मैं जर्मनी में था जब बहुत सारे सीरियंस आ गए थे, सीरियंस या मिडिल ईस्टर्न, और उनके गार्ब में कई पाकिस्तानी भी आ गए थे। तो बहुत समस्याएं हुई थी। बहुत समस्याएं जो मैंने देखा था, देयर वाज एन एंगर जो कि लोकल पॉपुलेशन के उसमें था, क्योंकि हैम्बर्ग के रेलवे स्टेशन के सामने ही तंबू गाड़ दिए गए थे। उसमें कई जो पब्लिक पार्क थे वहाँ लोकल मेकशिफ्ट तंबू बना करके लोगों के रहने और उसके इंतजाम किए गए। फिर मैंने अपनी आंखों से 6 महीने के अंदर, 2-3 महीने के अंदर रातों रात बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी होती हुई दिखी, जिसमें कि एक एक दो दो रूम के अपार्टमेंट्स बनाए गए ताकि इन लोगों को एडजस्ट किया जा सके। जर्मनी की गवर्नमेंट ने इनको रिफ्यूजी अलाउंस दिया, 800 600 700 यूरो दिए जाते थे इनको रेफ्यूजी बनने के एवज में। क्योंकि जब आप अंडर रेफ्यूजी लॉ जब आप किसी को एक्सेप्ट कर लेते हैं एज अ रेफ्यूजी और उसको रेफ्यूजी का कार्ड दे देते, तो फिर आपकी जिम्मेदारी बन जाती है उसकी वेल बीइंग। तो जर्मनी ने किया। तो यूरोप एक जो लाइफस्टाइल देता है ना, पॉइंट ये नहीं है कि ये बेचारे जो दुर्भाग्यशाली किसी के बच्चे रहे होंगे, चाहे पाकिस्तानी हो चाहे हिंदुस्तानी हो, किसी के बच्चे बिल्कुल। होंगे, किसी के बाप होंगे, बहुत सारी तमन्नाएं और आशाएं लेकर के यूरोप जा रहे होंगे। प्रश्न ये है कि ये यूरोप ही क्यों जा रहे थे। हम्म। प्रश्न ये है कि ये किसी और कंट्री में क्यों नहीं जा रहे थे। ऐसा क्या मिल जाता है उनको उस यूरोप में जिसमें जहाँ पे कि उनको लगता है कि एक बेटर लाइफस्टाइल है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि मुझे पता है जब आप इस तरीके से लीगल घुसते हैं तो फिर आपका जो है बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है एम्प्लॉयर्स के द्वारा। क्योंकि आपको जो गवर्नमेंट सैंक्शन वेजेस हैं वो तो मिल नहीं सकती। जैसे गवर्नमेंट सैंक्शन वेज है $10-11 यूरो पर घंटा। पर चूंकि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है प्रूव करने के लिए आप इलीगली आए हुए हो, तो सामने वाला जो आपका एम्प्लॉयर होता है उसको पैसे बचाने होते हैं, तो आपसे कहता है मैं आपको 5 यूरो पर घंटा दूंगा, काम करना है करो, नहीं करना है तो मत करो। तो ऐसे में क्या होता है, वो उसने तो अपने पूरे पैसे बचा लिए, क्योंकि वो तो दिखा रहा है आपको 5 यूरो पर घंटा में किसी और खर्चे में दिखा देगा। उसको जो है लेबर हायर नहीं करना पड़ेगा जो जेन्युइन मार्केट से होता है। तो यूरोप के लिए भी एक फायदेमंद का एक फायदे का सौदा तो होता ही है। लेकिन पॉइंट ये है कि मैं वापस आऊंगा कि ये पाकिस्तान से ग्रीस क्यों जा रहे थे। ग्रीस से वो बिल्कुल यूरोप आते या दूसरी जगह पे जाते।
ऐसा क्या है यूरोप में या फ्री वर्ल्ड में? वो सऊदीया क्यों नहीं जा रहे थे? वो कतर क्यों नहीं जा रहे थे? वो बहरीन क्यों नहीं जा रहे थे? यूरोप ही क्यों आ रहे थे? देखिए, इंसान जो माइग्रेशन है ना, वो इंसान करता है अच्छे जीवन की तलाश में, कहीं भी उसको अच्छे जीवन मिल जाए। और फिर जब इंसान को जीवन अच्छा मिलता है तो वो क्या पाकिस्तानी, क्या इंडियन, वो अपनी जीवन की बेहतरी की हर जगह जाता है, उसको उसका हक बनता है। तो ये अनफॉर्चुनेट है कि इस तरीके से जो पाकिस्तान में, मुझे पता है जो आज के हालात हैं, कि अब आप देख लें, बुरा न मानिएगा, कि आपके जो जनरल बाजवा साहब हैं, वो फ्रांस में पहुंच गए। मुझे नहीं लगता कि वो वापस आएंगे। तो जी। पॉइंट ये है कि आपको भी पता है कि बेहतर लाइफस्टाइल कहाँ है। तो आपके मुल्क की जो गवर्नेंस है उसका मुझे पर्पस नहीं समझ में आता कि जब आपको बाहर ही जाना है, चाहे लीडर हो, चाहे वो कोई भी ओहदे का आदमी हो, अल्टीमेटली जब उसको बाहर ही जाना है, तो वो इस देश के साथ कर क्या रहा है? क्या पॉलिसी है? किस तरीके से इस देश को आप गवर्न कर रहे हो? इनके लोगों के लिए क्या अकाउंटेबिलिटी? कोई फ्यूचर नहीं छोड़ा। मैं एक एनालिस्ट के रूप में, आप मुझसे पूछें पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है आने वाले, या पाकिस्तान का भविष्य क्या है आने वाले 50 सालों में, मैं आपको कहता हूँ कोई भविष्य नहीं है। इकोनॉमिक पॉलिसी ज़ीरो। बेतहाशा आपकी पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है उतने उतने पॉपुलेशन को फीड करने के लिए। जैसे भाई यूरोप है, वो कोई बहुत ज़्यादा बड़ी-बड़ी इकोनॉमी नहीं है। जैसे आपके ही बराबर की इकोनॉमी ये है, क्या नाम है, अलमाटी में, कजाकिस्तान। इतनी, वो तो आपके पॉपुलेशन का 1/24 है, क्योंकि वहाँ 1 करोड़ लोग रहते हैं। वहाँ इतनी एब्जेक्ट पॉपुलेशन वो है, 300 साढ़े 300 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी है आपका कजाकिस्तान। इतने ही के ही आप भी होंगे, 300 साढ़े 300 400 डॉलर के आसपास होंगे आप, बिलियन डॉलर। इससे ज़्यादा तो आपकी जी। इकोनॉमी नहीं होगी। वो 350 बिलियन डॉलर में 1 करोड़ 1.5 करोड़ लोगों का फीड कर रहे हैं मुंह। आपको 350 करोड़ डॉलर में, बिलियन डॉलर में आपको 24 करोड़ लोगों का मुंह फीड करना है। कहां से कर दीजिएगा? क्या पर कैपिटा इनकम निकलेगी जब आप 24 करोड़ को 350 करोड़ बिलियन डॉलर से, या 350 करोड़ बिलियन डॉलर से डिवाइड करेंगे? क्या बनेगा वो? डिस्ट्रीब्यूटिव इकोनॉमी नहीं फंक्शन करेगी आपकी। तो लोग कहाँ जाएंगे भाई? पाकिस्तान बन गया तो वैसे भी उनकी मिट्टी से उनका कोई लेना देना नहीं है, तो उनको तो जीने का हक है ना। तो लोग, आप जो कह रहे हैं कि लोग अपनी जान पे, भाई मैं हूंगा अपनी जान पे लगा के, भाई वहां, यहाँ तो ऐसे ही मरना है। यहाँ तो रिस्पेक्ट भी नहीं है, कोई काम भी करवाएगा 4 जूते भी मारेगा, पैसे भी नहीं देगा। हमारे आपके सोसाइटी में मुझे पता ही ये होता है। अगर आप कमजोर हैं तो लोग आपका लेबर लॉ, तो लेबर लॉ ऐसे ही नाम की, लेबर लॉ और लेबर रिस्पेक्ट नाम नहीं की है। चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। इंडिया में आप स्टडी करें, 2 तरीके के लेबर मार्केट है, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। ये जो अनऑर्गेनाइज्ड लेबर मार्केट है मुजफ्फर भाई, उसमें इतनी ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन है, क्योंकि हमारे आपके घर में जो भाइयां काम करने आती हैं, उनको हम 1,500-2,000 रुपए देते हैं ना, तो उनका इंश्योरेंस करवाते हैं ना, तो उनका कोई पीएफ होता है। उनको कुछ अगर हो जाए 1 महीना, तो उनको खाने के लिए हम लोग पैसा भी नहीं देंगे। घर में 1 महीना भाई नहीं आए तो लोग कहेंगे भाई तुम महीना में नहीं आई थी तो पैसा नहीं देंगे हम तुम्हें। तो अनऑर्गेनाइज, तो ये जब जब प्रोटेक्शन नहीं है तो किसी को जो भी मौका मिलेगा, किसी ने सुनहरे अफवाह दिखा दी है कि भाई जाओ यूरोप जाओ, इतना पैसा मिलेगा उतना, मैं जानता हूं यूरोप तो कभी भी नहीं। एक बार कनाडा तो भाग भी जाओ, यूरोप में जाके क्या करोगे? वहां तो तुम्हारी इंसानों से भी बदतर जिंदगी वो कर देते हैं। वो बस यही है कि वो आपको आपको रिस्पेक्ट देते हैं ह्यूमन राइट्स के टर्म में, मगर आपको कोई लेजिटिमेट जॉब तो मिलनी नहीं है। तो इसलिए देखिए, जब तक आप अपने लोगों को सही मुहैया, जर्मनी के प्रोफेसर से मैंने पूछा कि सर इंडिया के लोग भी आते हैं? उन्होंने कहा नहीं आते, इंडियंस नहीं जाते। अब ऐसे इक्का दुक्का कोई केस मिल जाए तो मिल जाए, मगर इंडियंस अब नहीं जाते, क्योंकि उनकी यहाँ पे मुहैया हो रहा है, इंडियंस होने की फीलिंग अच्छी आ रही है। इकोनॉमिक, कौन अपनी जिंदगी और अपने बच्चों और अपने माँ बाप को छोड़ के इस तरीके से जाना चाहेगा? लोग बाहर जाने का एस्पिरेशन रखते हैं, इंडिया में भी रखते हैं, लेकिन इस तरीके से जाना कोई नहीं चाहता है। तो ये बहुत दुखद है। मैं इन सारे जो लॉस ऑफ लाइफ हुआ है, उनके परिवार वालों के प्रति मेरी संवेदना है। ईश्वर इनको जो है इस दुख की घड़ी में लड़ने की सहायता दे। मुझे पता है बहुत फ्यूचर लेके गए होंगे ये बच्चे, यंग बच्चे ही होंगे, जी, 20-25 साल वाले सारे ही यंग होंगे। ही होते हैं। यहाँ पर इनको बताया जाता है कि जी आपको यूरोप पर छोड़ के आएँगे। इन्हें नहीं पता होता कि इनके साथ रास्ते में क्या तकलीफ़ें या क्या मुश्किलें इनको पेश आनी है। तो इससे पैसे भी यहाँ पर पहले लिए जाते हैं, कुछ से आधे पैसे यहाँ पर लिए जाते हैं, आधे कहा जाता है कि जी वहाँ पर जाकर आप दे देना। लेकिन वो वहाँ पर पहुँचना उनकी किस्मत में नहीं होता।
इक्का दुक्का को वाकयात इस तरह होते हैं कि बाई चांस वो बच के निकल कर पहुंच जाते हैं वहां पर, लेकिन ज्यादातर बेचारे रास्ते में मारे जाते हैं। तो इनके देखे 200 खानदान, ये अब उसको गम ये लगेगा, उसके औलाद जो 298 जो ऑलमोस्ट 300 लोग जी बताइए। जी 300 जो इतने लोग हैं परिवार तो नष्ट हो गए ना। ये बेचारे जी। बच्चे फ्यूचर, अच्छी फ्यूचर की तलाश में गए थे और तो असामयिक मृत्यु का इनको वो मिला। तो दुख की बात है। सरकारों को सोचना पड़ेगा, रिविजिट करना पड़ेगा आपको कि पाकिस्तान का भविष्य क्या है। कहीं भी खोलिए पाकिस्तान के लिए सिर्फ बुरी खबर आती है। दिल दुखता है। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो पाकिस्तान को गालियां दूं और ये लोग, क्योंकि इंसान है ये, मुझे पता है कि जी ये बात जो सच है हिंदुस्तानियों का, जो एक गुस्सा है कि आप लोग हमारी बुराई हमेशा चाहते हो, हमारा डिस्ट्रक्शन चाहते हो। आप नहीं चाहते हो, लेकिन आप में कई लोग हैं जो भारत की डिस्ट्रक्शन के लिए सपने देख के जी जीते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे ही देखिए, खुश होते हैं कि कोई वाकया इंडिया के अंदर होता है, तो यहाँ पर लोग कई ऐसे हैं जो जालिम, मैं बोलूंगा कि जालिम किस्म के लोग हैं, जो जिनको खुशी होती है। तो कहते हैं ना कि दुश्मन, हमारे पंजाबी के अंदर एक कहावत है कि दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना। यानी कि अगर कोई दुश्मन भी मरता है तो उसके मरने की खुशी नहीं करनी चाहिए। अपने जो प्यारे होते हैं उन्होंने भी एक दिन मरना है। तो किसी की तकलीफ देखकर खुश नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल में तो ऐसा ही है। देखिए मुजफ्फर भाई, पाकिस्तान की नफरत का फॉर्म है न्यूक्लियर बम। इतनी घनघोर नफरत कि एक न्यूक्लियर बम बनाया है वो इसलिए कि हम हिंदुस्तान पे मार देंगे, और कोई किसी पे नहीं मारना है। इस नफरत का कारण ही मुझे नहीं समझ में आता। कोई तो थिंकर बैठे, कोई तो रोके इनको कि भाई अब तो रुको, कहां ले जाओगे इसको। तुम्हारे बच्चे मरने सही है। लगे, तुम्हारे अब आप एक आपके देश का सबसे बड़ा सिपह सलार, उसकी इज्जत नहीं हो रही है मार्केट में। हम्म, प्राइम मिनिस्टर में, अब मेरे यूट्यूब में अक्सर वो शॉट आ जाता है कि नवाज शरीफ के घर के सामने कुछ पीटीआई के लंदन में कार्यकर्ता जाके गालियां बक रहे हैं। जी ऐसे ही है। तो क्या कर रहे हैं आप। मुल्क को आपने पार्टियों के, हमारे यहाँ भी बीजेपी है, कांग्रेस से अंदर खूब लड़ाई होती है, लेकिन बाहर जब आते हैं तो बात खत्म हो गई। मोदी हो, ये ये राहुल हो। मैं यकीन माने मैं बड़ा खुश हुआ हूँ देख के ये चीज कि राहुल गांधी की आप मुखालफत करते हैं। यहाँ पर इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा मुखालफत होती है। वो अमेरिका में गए, उनके खिलाफ वहां पर किसी ने एहतजाज नहीं किया, किसी बीजेपी के वर्कर ने वहां पर एहतजाज नहीं किया। यहाँ पर अगर देखें, जैसे आपने इमरान खान की मिसाल दी कि इमरान खान ने अपनी जो पाकिस्तान के अंदर ऐसी डर्टी पॉलिटिक्स का जो है वो आगाज किया है कि अगर नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ या कोई भी इस तरह का लीडर या बिलावल भुट्टो ये लंदन जाएगा या अमेरिका जाएगा या सऊदी, इवन ये देखें कि ये उम्रे के दौरान जो शहबाज शरीफ और मरीम नवाज और मरीम औरंगजेब जब ये उम्रे के ऊपर गए थे तो मस्जिद नबवी के अंदर इनके ऊपर उन्होंने जोर गालियां जोर। निकाली थी और जुमले कसे थे। हालांकि वो इतनी मुबारक जगह है मुसलमानों के लिए कि वो ऊंची आवाज में वहां पर नहीं बोला जाता। तो इस तरह की तरबियत कर दी है पाकिस्तानियों की कि इन्हें किसी की जो है इज्जत का, ना तो अपनी इज्जत का एहसास है ना अपने मुल्क की इज्जत का एहसास है। इनको यही है कि जो यहाँ पर मिले उसको वो नहीं देखते कि फैमिली के साथ है क्या है, उसको गालियां बकना शुरू कर देते। तो इंडिया के अंदर मैं ये कल्चर नहीं देख रहा कि इंडिया में जितनी आपकी मर्जी मुखालफत हो, जो मर्जी हो, लेकिन मैंने ये वाला कल्चर वहां पर इंडिया के अंदर नहीं देखा। तो इसमें किसका, आप पाकिस्तानी पॉलिटिशियन का कसूर मानते हैं कि उनका ज्यादा कसूर है? देखिए, आप पॉलिटिक्स किसको कहते हैं, तो फंडामेंटल्स पे जाना पड़ेगा। ट्रांजैक्शनल बात करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ट्रांजैक्शनल मुझसे बात कहेंगे तो मैं कहूंगा इमरान खान इज अ मिरर दैट दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन आपके यहाँ जो है उसको देखना ही था, क्योंकि आपने सारी जिंदगी पॉलिटिशियंस को गाली दिलवाई है। आपने लोगों के जहन में भर दिया। आपको जमहूरियत चाहिए और पॉलिटिशियन से आप नफरत करेंगे। पॉलिटिशियंस कौन, क्या संत आता है क्या? हमारे आपके जैसा आदमी होता है, वो एक खेल खेलता है, उस खेल का नाम है सत्ता का खेल। सत्ता के खेल में एक ही रूल है कि बस हत्या नहीं होगी, फिजिकल वायलेंस नहीं होगा, बाकी कोई रूल नहीं है उसमें। आपके ऊपर हमले किए जाएंगे और ऐसे बुरे हमले किए जाएंगे कि आप सोच नहीं सकते। यही आपका रीढ़ की हड्डी है कि आपको समझना पड़ेगा, आपको उसको झेलना पड़ेगा। इसलिए लोग जो जो कमजोर दिल वाले होते हैं वो भाग जाते हैं कि भाई हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे बारे में कोई ऐसी चीज बोले जो सच नहीं है। यहाँ पे मोदी जी को बुचर ऑफ गुजरात कहा जाता है बिना कुछ जाने हुए। द मैन टेक्स इट। ऐसे ही। आप राजनीति में हो, आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप सच्चाई हो नहीं हो वो अलग बात है।
अब इमरान खान साहब कहते हैं इनके तो औलादे बाहर, इनकी तो जायदादें बाहर। अरे भाई ये आदमी, आप कैसे बोलो? मैं तो इमरान खान साहब के कभी कभी मन करता है पैर छूं। आपकी बीवी जो है वो जेमाइमा है, वो बाहर है, आपके बच्चे बाहर है। हाउ द हेल ऑन अर्थ कैन यू से कि हमारे बच्चे और वो नहीं है बाहर है? या तो आप ये कहें कि उन बच्चों से आपने जिनको जन्म दिया उनसे प्यार ही नहीं है आपको। द मैन हु हैज मैरिड ऑल, मतलब उनकी दुनिया भर में उनकी गर्लफ्रेंड्स रही हैं। देयर इज नो, इट्स नॉट अ हिडन ट्रूथ। सारी दुनिया को पता है वो एक प्ले बॉय थे, और उनको ईश्वर ने दिया भी था ऐसा रूप रंग की भाई वो प्ले बॉय बनने का डिजर्व भी करते थे। तो यार जो तुमने किया दूसरों को तो उसके लिए दोष मत दो ना। आज तुम नवाज शरीफ को कह रहे हो, नवाज शरीफ की गलती क्या है? नवाज शरीफ की क्या गलती है भाई? अगर उसने करप्शन की, उसने ये किया, अगर उसने कोई और ऐसा काम किया था जिसको कि आप लीगली फाइट कर सकते, उसको लीगली फाइट करते, लेकिन इक्वली फाइट करते ना। सिर्फ एक आदमी को टारगेट करोगे तो वो आदमी विक्टिम फील करेगा। सबको लेके चलो ना। आपकी देखिए पाकिस्तान की दिक्कत ये कि लोग मिट्टी से नहीं जुड़े, तो उनको पाकिस्तान की इज्जत का नहीं होता। उनकी वो पाकिस्तान एक ऐसी सोसाइटी है जो इंडिविजुअल अभी बेस्ड है। अभिषेक भाई, नवाज शरीफ की जो गुनाह है उनमें से एक गलती और एक गुनाह ये था कि वो मोदी जी से के साथ जो है वो अच्छे ताल्लुकात बनाना चाहता था। जी उसने जी जी। अपने घर अपनी बेटी की शादी में मोदी जी को इनवाइट किया था और ये गए भी थे। तो वो आज तक वो चीज का ताना उसको मिलता है कि जी ये मोदी जी का यार है और ये इस मुल्क का गद्दार है। ये आज भी उसके लिए नारे लगते हैं। तो देखे, जो मुल्क के लिए किसी के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाना चाहता है उसको फिर उसी मुल्क का गद्दार कहा जाता है यहाँ पर। देखिए आप, ये दिक्कत ये है कि आपकी जो पॉपुलेशन है उसको मसीहा के उसमें तलाश में लगा दिया गया है। उसको मिट्टी से नहीं प्यार है कि कोई मसीहा आए ना आए, मेरी मिट्टी है, मैं इसके लिए काम करूंगा। जैसे हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि ये मत पूछो कि भारत ने तुम्हारे लिए क्या किया, ये बोलो कि तुमने भारत के लिए क्या किया। भारत तुम्हारे लिए कुछ करे ना करे, उसने तुम्हें जन्म दे दिया, उसकी धरती का सीना पार करके तुम खाना खाते हो, तुम उसी की नेचुरल रिसोर्सेज हवाओं को सांस लेते हो, और क्या दे देगा वो तुमको? तुम क्या कर रहे हो इस भूमि के लिए, इस धरा के लिए? तुमने इसका कर्ज कैसे उठाया? जो तुमने इसके खाना खाया, जो तुमने इससे जल पिया, जो तुमने इसके वायु का सांस लिया, उसका तुमने कर्ज कैसे लौटा दिया? आपके यहाँ पे ये उल्टा है। आपके यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि भाई हम जो हैं वो इस मिट्टी से तो हमारा कोई लेना ही देना नहीं है। पाकिस्तान का मतलब ही कुछ और है। पाकिस्तान का मतलब मिट्टी नहीं है। पाकिस्तान का मतलब है एक आदमी से दूसरे आदमी के बीच में क्या संबंध है, वो है रिलीजियस संबंध। बस यही डेफिनेशन है पाकिस्तान की। तो लोग मिट्टी से प्यार ही नहीं करते। वो जब पाकिस्तान में जाते हैं तो उनको ये नहीं होता कि हम पाकिस्तानी, उनको कहते हम पीटीआई वाले हैं, हमारा कायद, वो कायद की तलाश में है। ये पूरा मुल्क ही जी। कायद की तलाश में है। इस मुल्क का मिट्टी से कोई लेना देना नहीं। ये माटी के लाल ही नहीं है। इनको कायद चाहिए, इनको एक लीडर चाहिए, एक मसीहा चाहिए जो इनके आके प्रॉब्लमों का हल कर दे, सारी प्रॉब्लम का। ये खुद से कुछ हल नहीं करेंगे, इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। हर दूसरा आदमी कह रहा है वो चोर है, वो चोर है, वो चोर है, वो चोर है। मुल्क के जो है वो क्या नाम है, सियासतदान चोर है। तो भाई ये तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जैसा कौम वैसे उसके ऊपर हम मुसल्लत कर देंगे उसके जी, लीडर। हुक्मरान। जी, बिल्कुल ऐसे। तो फिर आपकी हदीस कुछ और है, और आप फिर अगर आप अपने सियासतदान को गाली दे रहे हो तो फिर आप ये बताओ। और फिर सारी जिंदगी ये जो देखिए होगा ये कि आपके यहाँ पे कई चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग इदारे थे। इस्लाम के लिए उलेमाए हजरात थे। टू नेशन थ्योरी का जिम्मेदारी आर्मी ने ले लिया, और लूली लंगड़ी जमहूरियत सो कॉल्ड कि हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू गवर्नमेंट चलाएंगे। ये एक नाम निहात पॉलिटिकल पावर, क्योंकि पॉलिटिकल पावर आप क्या है नहीं, वो सारी तो रिलीजियस डॉक्यूमेंट में है। तो 3 पावर सेंटर बनाया आपने, क्योंकि इस्लाम का गहवारा है पाकिस्तान, तो इस्लाम तो सर्वश्रेष्ठ है। तो उसके लिए तो उलेमा इकबाल, इस्लाम शहबाज शरीफ तो नहीं जानेंगे, तो उलेमा इकराम जानेंगे। तो उलेमा इकराम को तो आप कभी कमजोर कर नहीं पाएंगे। अभी मैंने देखा कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट पे आपके एक उलेमा इकराम के लोग चढ़ गए थे, सुप्रीम कोर्ट की दीवारें फाड़ दी उन्होंने। ये तो रिस्पेक्ट है, वो दिखा दिया उन्होंने कि अभी तुम। भी अभी भी इस्लामाबाद के ऊपर हमारी एक जो मजहबी जमात है, तहरीके लब्बैक जो है, वो चढ़ाई कर रही है कि पेट्रोल के रेट कम किए जाएं। अब पेट्रोल के रेट कम करने के लिए सारे पाकिस्तान के अंदर से जो उलमा कराम हैं वो इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं कि जी पेट्रोल के रेट हमने कम करवाने अच्छा, कौन सी ऐसी सरकार है भाई पेट्रोल का रेट कम कर दे? वो चलो हैं। सब्सिडाइज जी। दे दे तुमको,
एक भी परसेंट का टैक्स, वैट हो या कोई भी कौन सा टैक्स आप क्या लगता है मुझे नहीं पता, सब दे दे। वो सेल्स टैक्स छोड़ दे, ऑक्ट्राई छोड़ दे, वो उसके बाद आपका वैट छोड़ दे, सब छोड़ दे। आपको जो जिस मार्केट से कच्चा रेट आता है तेल, कच्चे रेट के उस पे दे दे गवर्नमेंट, तो फिर गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आएगा? सही। तो गवर्नमेंट फिर चुनोगे क्यों? जिस गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, वो उसके जो इदारे हैं, उसके जो टैक्स ऑफिसर हैं, उसके जो मिलिट्री ऑफिसर हैं, जो टेलीकॉम चल रहा है, वो सब कौन चलाएगा? टैक्स आप दोगे नहीं, अगर खाली इनडायरेक्ट टैक्सेस से तो खाना नहीं चलेगा। इनडायरेक्ट टैक्स में ही तो आप ये पेट्रोल जब खरीदते हो तो डायरेक्ट टैक्स में, भाई डायरेक्ट टैक्स भी नहीं दोगे, इनडायरेक्ट टैक्स भी नहीं दोगे। और पेट्रोल कम कराने का काम ये सियासी जमानतों का कैसा हो गया भाई? हालांकि अब ये पार्टिसिपेशन सबका बनता है, लेकिन आप जिस हालात में हैं, आईएमएफ ने शर्तें दे रखी हैं कि आपको पैसा चाहिए तो ये कीजिए, तो बेचारे तो वो क्या कर सकते हैं जी। भाई? उनके पास तो सोर्स ही नहीं है। ये ऐसी भाई गवर्नमेंट का सारा ताकत आता है वो टैक्स के मनी से, टैक्स की मनी अच्छा से वो। जी अच्छा अभिषेक भाई, यहाँ पर थोड़ा सा पर्सनल भी सवाल है और दूसरा भी मैं पूछूंगा आपसे कि जैसे कि पाकिस्तान से इस वक्त 10 लाख के करीब लोग जो डिग्री होल्डर हैं वो कानूनी तरीके से मुल्क से बाहर जा चुके हैं। ये गैर कानूनी तरीके से जो जा रहे हैं उनका अभी हमें नहीं आइडिया। हम आपसे पूछेंगे कि आप भी पीएचडी है, आपने जर्मनी से पीएचडी की है, जर्मनी में भी जॉब की, उसके बाद में कजाकिस्तान में भी जॉब की। अब आप ये इतनी हैंडसम वहां पर आपको सैलरी मिल रही थी, अब इंडिया वापस आ रहे हैं, इसकी क्या रीजन है? कि हमने पहले भी कुछ इस तरह की खबरें सुनी हैं कि बाहर से जो लोग इंटेलेक्चुअल या इस तरह को डिग्री होल्डर जो बहुत अच्छे हैं, वो दूसरे मुल्क छोड़ छोड़ के इंडिया वापस आ रहे हैं। इसकी वजह क्या है कि इंडिया के अंदर कोई ज्यादा स्कोप है, जॉब की अपॉर्चुनिटी ज्यादा निकली हैं, या क्या इसके पीछे रीजन क्या है? ये थोड़ा सा हमें हमारे देखने वालों को बताइए। स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर ये कि क्वालिटी ऑफ लाइफ जो यूरोप देता है वही क्वालिटी ऑफ लाइफ अब इंडिया ऑफर करता है। मैं यूरोप में हूँ, 4,000 यूरो कमाता हूँ, मान लीजिए 4,000 यूरो का मतलब 3,20,000 रुपए, ठीक है। मैं 3,20,000 रुपए कमाता हूँ, हैवी टैक्सेस दे के मेरे हाथ में करीबन 2,000 यूरो आता है, 1,60,000 रुपए। यहाँ पे मुझे गवर्नमेंट उतना ही दे देती है, चीजें बहुत सस्ती हैं। 40-50,000 रुपए की जो सैलरी का अंतर है, वो जो परचेसिंग पावर पैरिटी में है वो नहीं है। प्लस मैं कभी नॉर्थ में नहीं गया तो मैं नॉर्थ की बात नहीं करूंगा, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अमेरिका में मैं कभी नहीं गया, लेकिन मैंने जो यूरोप में अपनी जिंदगी बिताई है 10 साल, आप अकेलापन महसूस करते हो, ये तो एकदम तय है। आप उस सोसाइटी में कभी घुल मिल पाओगे नहीं। और आप कभी फेसबुक पे इंडियंस इन जर्मनी, पाकिस्तानी इन जर्मनी हैं, उनके आप जाके वो देखिए कि मैं 10 साल से रहता हूँ, मुझसे कोई बात नहीं करता। ये जो यूरोपियन कंट्रीज है, खासकर मैं कह रहा हूँ, मेरी सारी की सारी कमेंट यूरोपियन कंट्री तक रखते हैं। तो एक तो ये रीजन हो जाता है, अकेलापन हो जाता है बहुत ज्यादा। और दूसरी चीज की इंडिया के केस में ये है कि आज इंडिया आपको बेहतरीन लाइफस्टाइल ऑफर कर रहा है, बेहतरीन, क्योंकि एक्सपेक्टेशन जो है सैलरी वाइज बहुत अच्छी चली गई है, समाज में आपका स्थान है, आप अपने लोगों के बीच में रहते हो। तो अगर आप पहले यूरोप क्यों जाते थे? एक बेहतरीन लाइफ की तलाश में। माइग्रेशन इसीलिए होता है ना कि भाई हमें वहां अच्छी जिंदगी मिले। अब अगर हमें यहाँ वही अच्छी जिंदगी मिल रही है, यहाँ पे मुझे अगर बुला के बोला जाए कि प्रोफेसर साहब आप आइए, हम आपको किताब लिखने देंगे, हम आपको और भी मौके देंगे, तो यहाँ पे आके रहेंगे, अपने लोगों के बीच में अपना खाना खाएंगे, अपने किसी ट्रेन में जैसा हमारा बिहेवियर है वैसे ही करेंगे। तो एक तो देखिए ये बिल्कुल है कि इंडिया में पिछले 10-15 सालों से एक लिविंग स्टैंडर्ड जो है काफी हाई हुआ है। लाइफ में मोदी जी ने ये जो ब्यूरोक्रेटिक हैसल थे उसको बहुत कम किया है, तो एक एम्पावरमेंट हुई है आम नागरिक की, वो आप फील करते हैं यहाँ पे। और बहुत तेजी से आपके पास, क्योंकि लाइफ तो लिमिटेड है ना, अब आपको 70 साल 80 साल यही जीना है, तो उसमें इंडिया मौके प्रोवाइड कर रहा है कि आप कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हो। यूरोप में मैं लाऊंगा, मैं अपना काम तो कर लूंगा, बट मैं कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता यूरोप की लाइफ में नया, अनलेस अनटिल कि मैं रिसर्चर हूं और ये हूं, तो उसके लिए वो दुनिया ही अलग है। लेकिन मैं एक नॉर्मल अगर प्रोफेसर हूं, नॉर्मल अगर मैं किसी आईटी में काम करता हूं, नॉर्मल अगर मैं काम करता हूं, तो मैं अपने लिए जिंदगी कमा रहा हूं। लेकिन ये कि मेरी लाइफ कोई बहुत अच्छी इंडिया से कंपैरेटिवली बेटर है कुछ नहीं, क्योंकि प्राइसेस हर जगह सेम हो चुके हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से। जो आपको आईफोन का दाम यहाँ मिलना है वही आईफोन का दाम वहां मिलना है। कोई ऐसा नहीं है कि भाई वहां पे जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मिल रहा है वो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट नहीं मिल रहा। तो जब मेरे पास ये ऑफर आया, मैं तो बिल्कुल, मैं ये कहूंगा, मैं बहुत हैंडसम सैलरी कमाता था,
तो और डॉलर में कमाता था, तो जितनी मेरी सैलरी आती उतना हम सेव कर लेते थे। लेकिन फिर जब मुझे ये मौका आया, मुझसे कहा गया कि हम आपको जो है रिसर्च और इसका करने का मौका देंगे, आप आइए यहाँ पे। तो फिर मैंने सोचा यार कि लाइफ तो लिमिटेड है, मैं वहाँ पे कुछ भी करूँगा कोई वैल्यू तो होनी नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं कुछ कर पाऊँ, कुछ चेंजेस कर पाऊँ, मेरी एबिलिटी का यूज़ करूँ, तो वो सोच के मैं चला आया। और फिर मुझे कुछ ऐसा भी नहीं रहता कि मेरा डिग्रेडेशन हो रहा है, बिकॉज़ इंडिया जी ऑफर्स, आज इंडियन होना और इंडिया के उसमें होना अपने आप में एक सम्मान की बात है। तो है बिल्कुल, पहले लोग देखिए जाते लोग इसीलिए थे, अपना घर कौन छोड़ता है यार? दो मतलब कुछ होते हैं जिनको बाय नेचर छोड़ना होता है, वो बहुत कम होते हैं। लेकिन मैं जानता हूँ इतनी टफ लाइफ होती है मुजफ्फर भाई विदेशों में, बहुत टफ लाइफ होती है। दुनिया को लगता है आप जर्मनी में रह रहे हो, दुनिया को लगता है अरे ये तो बड़े मजे कर रहा होगा। 100 में से 10 लोग हैं जो उनकी लाइफ बहुत अच्छी चलती है, वो किस्मत वाले होते हैं। एक तो जर्मनी बहुत अमीर कंट्री है, जर्मन्स बहुत गरीब हैं। एक एवरेज जर्मन की सैलरी पता है कितनी होती है? 1400-1500 यूरो। वो क्या कर लेगा 1400-1500 यूरो में? चूंकि स्टेट रिच है, तो उसने ये कर रखा है कि जो बेसिक मिनिमम नीड्स हैं वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। आपको हेल्थ केयर मिल जाएगा, आपको फ्री वो मिल जाएगा, फ्री भी नहीं है मतलब एक्सपेंसिव है, लेकिन आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट ए क्लास का मिल जाएगा। पानी आपको ऐसा है कि नहाने का और टब का पानी एक है, ये सब आपको मिलेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सब चीज अच्छा। मैं आपको बताऊं कि जर्मनी में आपको अगर बीमारी हो जाए तो एक डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको 4 महीना वेट करना पड़ेगा। अब आपके आज पेट में दर्द है तो हम 4 महीना जाके वहां का बात क्या करेंगे? ये हालत है। पब्लिक मेडिकल, तो लोग प्राइवेट में जाना शुरू किए हुए हैं। तो देखिए दूर का ढोल सुहाना हर जगह लगता है। अब वो बात नहीं रह गई यूरोप में, जो चूंकि मैं 10 साल रहा हूँ, जो यहाँ नहीं है। इंडिया में हर चीज है, वही क्वालिटी है, वो चीज जो उनके पास अवेलेबल है वो आप ले सकते। तो मुझे तो ये मौका बहुत अच्छा लगा और मैंने कहा कि समय आ गया है कि अपनी हड्डियां यहीं गलाई जाएं, तो मैं चला आया। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा आपने फैसला किया। देखें, आप अपनी मिट्टी में दोबारा आज जिस जिस तरह का आप ज़हनियत रखते हैं, जिस तरह का आपका माइंड था, आप अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हैं। आपकी बेशक जितनी मर्ज़ी वहाँ पर सैलरी हो जाती, जितनी मर्ज़ी आपको सहूलत मिल जाती, लेकिन आपके अंदर जो बेचैनी थी या अपने वतन या अपनी मिट्टी से मोहब्बत थी, वो जोश मारती रहनी थी। आपको वहाँ पर सुकून मिलना ही नहीं था। तो जो सुकून आपको आप यहाँ पर आकर मिला है, अपनी मिट्टी में आकर मिला है, तो उसका तो मज़ा ही और है, उसका मज़ा ही अलग है। तो आपका बहुत शुक्रिया अभिषेक जी, आपने आज हमें कुछ चीज़ों के बारे में बताया है, ख़ास तौर पे यूरोप के अंदर जो मसाइल का सामना है। हमारे जो वीडियो देख रहे हैं कि जो कुछ लोग ऐसे हैं अपने बच्चों को ऐसे ही उठाकर भेज देते हैं और इस तरह की फिर घटनाएं सामने आती हैं। तो मेरे ख्याल में अपने मुल्क के अंदर रहकर ज़्यादा बेहतर तरीके से बंदा कुछ अपॉर्चुनिटी खुद भी क्रिएट कर सकता है, कोई बिजनेस क्रिएशन बंदा कर सकता है, कुछ नए काम ढूंढ सकता है, कुछ भी कर सकता है यहाँ पर रहकर। तो बजाय ये कि आप अपने बच्चों की जानें गंवाएं, जिस तरह ये 300 के करीब पाकिस्तानी जो बच्चे हैं वो मारे गए हैं वहाँ पर कश्ती डूब के, बहुत ही एक सानहा है। तो हम जितने भी ये लोग इस तरह जाँ बहक हुए हैं उनके लिए हम दुआ गो हैं, दुआ करते हैं। मैं भी और अभिषेक भाई भी। तो इसी दुआ के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को, और मैं बस अभिषेक जी का चैनल है एक। जी, एक जी। चीज कहना चाहूंगा जी, मुजफ्फर भाई जी, कि जी। अपने यहाँ पे भी लोगों का आप सम्मान करें। हुँ, देखें, कोई अगर घर छोड़ के जाता है ना तो बहुत कष्ट जी, झेलता है वो। 100 में से अगर 100 पाकिस्तानी जाते होंगे तो 10 किस्मत वाले होते हैं जिनको अच्छी जिंदगी मिल जाती है। 90 बहुत स्ट्रगल करते हैं, और वो इसीलिए जाते हैं क्योंकि उनको यहाँ से ये मायूसी होती है कि हम यहाँ कुछ नहीं कर पाए। वो जी, मौके, वो अपॉर्चुनिटी उनको मौजूद मुहैया कराएं। हर लेबर का रिस्पेक्ट करें, चाहे वो कितना भी छोटा हो। जब तक ये नहीं आएगा हमारे अंदर कि हम अपने लेबर के साथ बैठ के खाना खा लें, तब तक जी, हमारे यहाँ से इस तरीके के ये जो बेचारे बच्चे गए, किसी भी मुल्क के बच्चे हों, मेरा मेरा इनके माता पिता के साथ, इनके घर वालों के साथ पूरी संवेदना है। ईश्वर इनको इस टफ घड़ी में इस दर्द को झेलने की शक्ति दे, यही कह सकते आमीन। हैं। बहुत शुक्रिया अभिषेक भाई, अपना ख्याल रखिएगा। और दोस्तों, अभिषेक जी का भी चैनल है एक, वहाँ पर भी ये वीडियो अपलोड करते रहते हैं, तो आप इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इनके जो चैनल का लिंक है अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अपना सारे दोस्त अपना भी ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों का, अपने परिवार सबका ख्याल रखिएगा। हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। नमस्ते, सत श्री अकाल।
अल्लाह हाफिज, नमस्ते, सत श्री अकाल।